बार समराइज़ कर लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, जिसको दोबारा से सारा कंसेप्ट ज़्यादा ही डीपली उसमें करना है तो आप वो जो पिछली वीडियोज़ है मेरी आप उनको देखिए, ठीक है। अभी हम इसको समराइज़ करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। स्टार्टिंग से जो है इसको करते हैं स्टार्ट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है, सबसे पहले हमें पता है कि जब हमने इमेजिनरी नंबर्स पढ़े थे तब हमें जाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पता चला, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो नंबर से मिलके बने हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। जब हमारे पास रूट वाले जो नंबर्स होते थे, जैसे -8 है, √-5 है, हम 10th तक इनके बारे में, इनके रूट, नेगेटिव नंबर्स के रूट के बारे में कुछ नहीं बता सकते थे, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने इमेजिनरी नंबर्स पढ़े ही नहीं थे। बट ये क्या है, जो नेगेटिव नंबर्स का जो रूट है, वो जो नंबर्स हैं इनको क्या लिख सकते हैं हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म आती है, पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ, आयोटा। ठीक है, आप सबको पता है आयोटा, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ओके, तो मैं इसको √8 × √-1 लिख सकती हूँ। तो क्या मैं इसको √8 आयोटा लिख सकती हूँ, है ना। तो जो भी आयोटा वाले जो नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं, वो इमेजिनरी नंबर्स, मतलब नेगेटिव नंबर्स का रूट जो आ जाएगा वो सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते थे वो इमेजिनरी नंबर्स को ही बोलते हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, वहाँ पे एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स दोनों से मिलके आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले हम इंपॉर्टेंट बातें जो हमारी है कि एक तो आयोटा की वैल्यू √-1 ये आपको पता होनी चाहिए, और एक आयोटा स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 3 करूंगी तो यहाँ पे देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा 3 और यानी कि माइनस आयोटा। ठीक है, अब बात ये है कि आपको ये √-1 जहाँ पे भी, पहली बात तो आपको हमेशा आयोटा ही यूज करना है। ठीक है, कहीं भी रूट में अगर √-1 या √-a जैसे अभी मैंने बताया तो वहाँ पे आपको ये टर्म आयोटा यूज करनी है। आयोटा स्क्वायर जहाँ मिलेगा वहाँ पे -1 यूज करोगे, आयोटा क्यूब अगर मिलेगा तो आप ऐसे, और आयोटा की पावर 4 आपका 1 होगा, है ना, क्योंकि जब आप इसकी पावर इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा 4 = 1 हो जाएगा। तो ये जो मेन 4 वैल्यूज है ये आपको बिल्कुल टिप्स पे लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे जो फर्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो क्या बनता है, हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आयोटा की हायर पावर्स को सोल्व करके हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी यहाँ पे मान लो ऐसे लिख दिया, मैंने कोई भी 485 ऐसे लिख दिया, कोई भी आयोटा की पावर, कोई भी हायर पावर आप ले सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सिर्फ इन 3 की हेल्प से ही हम कितनी भी पावर दे दो, 3 डिजिट में, 4 में आ जाए, 5 में आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर हमें आ जाए, मिल जाए आयोटा की पावर में, हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें क्या करना है बच्चों, हमें कुछ ना कुछ पावर मिलेगी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इस n को 4 से डिवाइड करना है, तो कुछ ना कुछ तो क्वोशंट आएगा वहाँ पे, और कुछ ना कुछ वहाँ पे रिमाइंडर भी होगा। ठीक है, हम जब इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशंट होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे उसको इसी फॉर्म में लिखना है। कैसे, आयोटा यहाँ पे 4 × आयोटा रेज़ टू पावर r, ऐसे आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कितनी भी पावर। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अभी दिखाते हैं। मैंने इस नंबर को 4 से डिवाइड किया तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा मेरा 1, तो यहाँ पे आ गया। तो आप सबको पता है आयोटा की पावर 4 होता है 1, और 1 की चाहे यहाँ पे कितनी भी पावर हो हमेशा 1 ही रहता है, और आयोटा यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका आयोटा रेज़ टू पावर 485 क्या आ जाएगा, हमारा आयोटा आ जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ पे चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, हमने यही पैटर्न वहाँ जो ये मैंने ये जो यहाँ पे मेथड अप्लाई किया है, सेम यही करोगे कि जो भी आपको नंबर गिवन है उसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 × जो भी क्वोशंट आएगा उसको कर दो, इनटू में यहाँ पे आयोटा की पावर जो भी आपका रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3। अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो या तो 0, 1, 2 या 3 इतना ही आ सकता है। अगर आपका 0 आ जाएगा तो आपको पता ही है, देखो ये तो 1 हो जाएगा, 4 × क्वोशंट जो भी आएगा ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन आयोटा की पावर अगर 0 होगी तो आपका यहाँ पे आंसर 1 आएगा हमेशा। अगर आयोटा की पावर यहाँ पे 1 होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आयोटा आ जाएगा। अगर आयोटा का स्क्वायर होगा, अगर आयोटा का स्क्वायर होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका -1, और आयोटा की पावर 3 होगी तो क्या आ जाएगा,
यही सारी चीज़ें तो हमने यूज़ करी यहाँ पे। तो हम इस वाले मेथड से हम आयोटा की पावर कितनी भी दे हमें, हम उसको इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में से ऑब्जेक्टिव पेपर आपका बनता है तो यहाँ से हायर पावर ऑफ द आयोटा आपसे जरूर पूछेंगे कि क्या वैल्यू होगी। तो आपको इस टाइप से करना है कि कुछ भी एन दिया हो आपका, उसको 4 से डिवाइड करो, 4 इंटू क्वेश्चन इंटू में आपका जो भी रिमाइंडर बचे वो आयोटा की पावर डाल के करो। इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं। मान लो ऐसे ही मैंने 4 2 3 5 अपने मन से एक और नंबर लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आयोटा की पावर 4 से इसको मैंने क्या करा, डिवाइड करा, ठीक है। आप रफ में कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, ठीक है। और फिर 0, फिर 4 5 जा 20, ओके। फिर आपका यहाँ पे 8 पे जाएगा और फिर रिमाइंडर कितना बचता है आपका 3, तो आयोटा की पावर 3 है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 1 हो गया आपका। आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, माइनस आयोटा। तो इसी तरह से हम आयोटा की कितनी भी पावर हमें दी हो हम उनको इजीली सॉल्व करके। अब इसके बाद आता है जो कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है। ये हमारा रियल पार्ट होता है, ठीक है, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ओके। तो हम मान लो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब ए से है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब हमारा बी से है, ओके, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। जब हमें कोई भी ऑपरेशन लगाना होता है तो पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना पड़ता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको अभी अलजेब्रा तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, क्योंकि आपने वो सारा किया हुआ है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे होता है। बट आपको ये बात यहाँ पे जरूर ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, जो भी करते हो, तो रिजल्ट जब भी आप दोगे वो हमेशा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है हम उसको इनकम्प्लीट ही मानेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम कि जैसे मान लो अब जो है आपको ऐसे कोई दे रखा है कि आपको ना a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब बात ये आती है ना कि मान लो हमने दो भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किया, कुछ भी किया, हमने कोई भी ऑपरेशन उस पर अप्लाई किया, हमारा ना आंसर इस टाइप से आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर है वो इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, बाय रैशनलाइजेशन जो है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा b और नीचे आपका आ जाएगा a प्लस b a माइनस b, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यहाँ पे हमारा लग जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, दिस इज आवर रियल पार्ट एंड दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट। हमने अब इसको जाके स्टैंडर्ड फॉर्म में करा है। ये सिर्फ आगे भी कुछ जो है हम पढ़ेंगे जैसे कंजुगेट मॉडुलस वगैरह, वहाँ पे भी मैं ये आपको ये बताऊंगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है। बिना इसमें चेंज किए हम वहाँ पे ये कंजुगेट या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वगैरह भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आंसर तब कंप्लीट होगा जब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ओके। अब इसके बाद आता है, अभी और भी बताती हूँ कैसे कैसे। जैसे मान लो पहले मैं आपको वो टर्म बताती हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। मेनली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी आपका यूटी ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, तो ज़्यादा तो हमें यही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं मैं वो किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। मेनली तो यही एडिटिव आइडेंटिटी पूछनी है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे बताओगे। तो यहाँ पे है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, जैसे कोई भी जनरल कोई भी मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपको इसकी एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है। तो मैं इसमें क्या ऐड करूं, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे z ही मिले। मतलब z की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, जो इनपुट दिया वही आपको आउटपुट में मिल रहा है। z जैसा था वैसा का वैसा है, तभी तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी ना। तो यहाँ पे मैं उसमें क्या ऐड करूँ, एडिटिव आइडेंटिटी है तो क्या ऐड करूँ कि z ही रहे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वैसे मैंने जीरो नहीं बनाया था, ये वैसे यहाँ पे सर्कल किया था। तो यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे जीरो ऐड करना पड़ेगा। अब जीरो, बात ये आती है कि क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? बिल्कुल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपका जीरो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है, जिसका रियल पार्ट भी जीरो है। तो ये क्या है, इसको आप जीरो लिख सकते हो।
है ना, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। तो ये जो है तो 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, क्योंकि जिस भी कोई भी कॉम्प्लेक्स, जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वापस हमें वही चाहिए, तो क्या ऐड करें, तो 0 ऐड करो, ओके। अब आता है आपका यहाँ पे, अब आएगा आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि मैं इस z में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जो है वापस z ही मिल जाए। आइडेंटिटी नाम आ गया ना, तो आइडेंटिटी का मतलब जैसा z था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना, उसकी आइडेंटिटी एज इट इज जो है वही रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ भैया ऐसा z के साथ, तो यहाँ पे 1 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ z के साथ तो वापस z आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो यहाँ पे 1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो 1 को मैं किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से यहाँ पे दिखाते हो कि z1 है, z1 कोई भी और कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या 1 + 0 ऐड एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बिल्कुल है, वो ये रियल पार्ट है, 0 इज द इमेजिनरी पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ही है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होगी, वो 1 होगी, ठीक है। ये तो आ गया आपका आइडेंटिटी। अब इसके बाद है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी भी कैसे, एग्जांपल देती हूँ। एडिटिव इनवर्स, ओके, मैं इस z में क्या प्लस करूँ, ऐड करूँ, मतलब एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है ना, कि मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे जो एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। जो मेरी आइडेंटिटी थी, क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, है ना। आप इसको, अगर आप इसको, वैसे तो यहाँ पे जो भी मान लो किसी का एडिटिव इनवर्स पूछा है तो यहाँ पे एडिशन की आइडेंटिटी आएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आएगी। बट आप उसको ऐसे याद ना भी रखना चाहे तो आप ये करो कि मैं इस z में क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिल जाए, ओके। तो मुझे इस z में -z, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका नेगेटिव मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा, और तो मुझे क्या मिल जाएगा, वहाँ पे 0 मिल जाएगा, ओके। तो -z इज द एडिटिव इनवर्स। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डायरेक्ट z ऐसे मिलेगा 2 + 3 आइटा, ठीक है, इसका नेगेटिव कर देंगे, -2 + 3 आइटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक है, ये तो ठीक है, हो जाएगा। बट अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपको z ऐसे दिया जाए, ठीक है, ऐसे भी दिया जा सकता है, आपको z ऐसे भी दिया जा सकता है ना, मतलब आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही ना हो z, तो क्या आप इसका नेगेटिव कर दोगे, हो गया काम वहां से? नहीं, मैंने यही बोला है कि पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, ओके, पहले उसको a + i b की फॉर्म में लिखो, फिर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा ना, तभी आप उसका नेगेटिव बोल सकते हो कि ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, फिर ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि अगर जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे आप रेशनलाइजेशन करोगे, 2 + 3 आयोटा, 4 + 2 आयोटा इंटू 4 - 2 आयोटा, 4 - 2 आयोटा। यहाँ पे देखो, आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 आयोटा और माइनस में 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, a + b a - b, a + b इंटू a - b = a² - b² वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा आपका 8 आयोटा अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 20। तो हम इसको लिख सकते हैं 14/20 प्लस में 8 आयोटा/20। अभी ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो इसको कर देते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे जो हमारा z है अब वो इस फॉर्म में आ गया, 14/20 प्लस में 8 आयोटा/20, ठीक है। आप इसको काटना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा 7/10 प्लस में 2/5 आयोटा, ये z। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है z। अब आप इसका एडिटिव इनवर्स पूछ रहे हैं, एडिटिव कुछ भी पूछ रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं, आप क्या करोगे, अब -z यानी कि -7/10 प्लस 2/5 आयोटा विच इज आवर रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स। तो पहले क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ओके। अब ये था एडिटिव इनवर्स। अब आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मैं इस जेड में, कोई भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इस जेड में क्या मल्टीप्लाई करूं, है ना, मैं इस जेड में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 थी कि मुझे 1 मिल जाए। तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगी 1/z कर दो भाई, मिल जाएगा 1, है ना। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे 2 + 3 आयोटा ये गिवन है। अब कोई मुझे बोलेगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ना 1/z यानी कि 1/2 + 3 आयोटा। आंसर दे दिया मैंने तो अपना, है ना, 1/z ही हो जाएगा। बट मैंने क्या बोला था, चाहे आंसर हो आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, बाय रैशनलाइजेशन। आप इसको किस में चेंज करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है आपको कोई दे भी दे, आधा मार्क्स आपको यहाँ पे दे भी दे, ठीक है, और कोई ना भी दे, क्योंकि आपका आंसर तो ठीक नहीं है, अभी प्रॉपर फॉर्म में आपने लिखा ही नहीं उसको। तो ये यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी 2 का स्क्वायर 4 और -9 आयोटा स्क्वायर यानी कि +9, तो ये हो जाएगा 2/30 - 3/30 आयोटा। ये हमारा जो है ना मल्टीप्लिकेटिव, रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, आइडेंटिटी भी पूछी जा सकती है, ये जहाँ आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका कंजुगेट और मॉडुलस वाला टॉपिक, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है कंजुगेट, और फिर सेकंड जो है आपका मॉडुलस, ठीक है। अब देखो जो आपका कंजुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, ओके, a + आयोटा b, मुझे इसका कंजुगेट का सबसे पहले साइन देख लो आप। साइन जो है जेड के ऊपर मैंने बार लगा दिया, ये इसका मतलब इस जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट आप निकाल रहे हो, ओके, ये हमने लगा दिया। अब कंजुगेट क्या होता है, आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना है आपको, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन। बच्चों को कंफ्यूजन पता क्या रहता है, बच्चे सोचते हैं कि मान लो मैंने कोई दे दिया -2 + 3 आयोटा, बच्चे इसका कंजुगेट जब निकालेंगे तो सोचेंगे कि पूरे का हम ना साइन चेंज कर देंगे 2 - 3 आयोटा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने रियल पार्ट को छेड़ना ही नहीं है, चाहे रियल पार्ट हो कुछ या हो ही ना, ठीक है ना। अगर मान लो रियल पार्ट हो ही ना, सिर्फ हमारे पास जेड ऐसा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करना है, हमने ये ऐसे हो जाएगा, हमने जो इसका कंजुगेट लिया, हमने इसका साइन चेंज कर दिया। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, हमने क्या करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो a + आयोटा b का जो कंजुगेट होगा वो a - आयोटा b। अब कोई मुझे बोले कि a - आयोटा b ऐसा हो तो a + आयोटा b, जब साइन चेंज कर ही देना है, किसका करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, ओके, वो हमारा कंजुगेट होता है। अब बात ये आती है कि कंजुगेट हमें डायरेक्ट ऐसे थोड़े देंगे कि 2 + 3 आयोटा का, ऐसे ना भी दे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में दे दिया, आपको 1 + में 4 + में 3 आयोटा, या न्यूमरेटर में भी कुछ और भी आ जाए जैसे 2 + में 3 आयोटा, तो वही प्रोसीजर आपको यहाँ भी फॉलो करना है बाय रैशनलाइजेशन। पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद जो है आप उस पर कंजुगेट लोगे, ठीक है। जब तक ये a + आयोटा b की फॉर्म में नहीं है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसका कंजुगेट नहीं ले सकते, लोगे तो गलत आएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका कंजुगेट वाला टॉपिक। अब देखो मॉडुलस वाला। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस में क्या होता है, ये साइन होता है मोड का साइन, है ना, मॉडुलस वहीं से आया है, मोड का साइन। ये पहली बात तो हमेशा >0 होता है, सबको पता है। अब ये होता क्या है, ये जो भी आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस में इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं जनरली, वो मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो इसका मोड लिया है तो वो क्या करेंगे, ठीक है, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे, गलत है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ना आयोटा नहीं है, आयोटा के साथ जो टर्म है वो है, तो यहाँ पे ओनली 3 का, ठीक है। ऐसे तो फिर अगर आयोटा लिख लिया तो फिर ये हो सकता है कई क्वेश्चंस में नेगेटिव भी आ जाए, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव भी आ जाएगा, जो कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ओनली ये है, आयोटा नहीं है उसके अंदर, ठीक है। आयोटा के साथ जो नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट हुआ ना, आयोटा वाली टर्म हमारी इमेजिनरी पार्ट हुई। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा जैसे 4 + में 9 √13, इस टाइप से आ जाएगा।
ओके, अब बात ये है कि z आपको अगर ऐसा मिले तो वही बात आपको ऐसा मिले, या फिर 1/2 + 3 आयोटा, इससे भी बड़ा मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है 3 आयोटा अपॉन 2 + 4 आयोटा इंटू या फिर कुछ प्लस में 4 + 3 आयोटा, कुछ भी दे सकते हैं और ऑपरेशन लगा के और भी बड़ा कर सकते हैं उसकी लेंथ को। हमने क्या करना है, उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, उसको सोल्व करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सारा जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब a + आयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा, तब जाके हम मॉडुलस करेंगे उसका। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है मॉडुलस वाला टॉपिक हो जाएगा। अब कंजुगेट और मॉडुलस के बाद जो है, कंजुगेट और मॉडुलस के बाद जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका पोलर फॉर्म। मान लो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होती है ये r cos थीटा प्लस में r आयोटा साइन थीटा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये होती है आपकी पोलर फॉर्म। ओके, ये होती है आपकी पोलर फॉर्म। यहाँ पे जो r होता है ना, वो होता है आपका मॉडुलस। अब कई बच्चों को लगता है कि ये r वही वाला मॉडुलस है, हाँ ये वही वाला मॉडुलस है ना, है तो जो भी हमने करा था z मोड जो हमने निकाला था ये वही वाला मॉडुलस है। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं, मतलब है ये वही, वैसे भी निकल सकता है और अभी हम बताएंगे वैसे भी निकल सकता है। तो ये r और जो ये थीटा होता है ये आर्गुमेंट। ओके, अब देखते हैं पोलर फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दोनों तरह के बता देती हूँ। पहले तो मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, मान लो कोई भी दे दिया आपकी तरफ से 1 + में √3 आयोटा ही दे दिया, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और हमसे ऑप्शन में दिए हैं कि इसके ना जो आर्गुमेंट और मॉडुलस यही है। मान लो इसका आर्गुमेंट है 2 है, इसका जो आपका इसका मॉडुलस 2 है, इसका आर्गुमेंट π/6 है, मतलब ऑप्शन में इस टाइप से 4 ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने प्रॉपरली हमने पूरा का पूरा सॉल्व करके, यहाँ पे 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो है नहीं कि हर एक चीज़ हम लिखेंगे और उसको फिर कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट अगर मॉडुलस और थीटा अगर हमारा इजीली निकल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करें, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है तो उसके लिए तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग मेथड ही अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट हमें r यहाँ से जो अभी मॉडुलस सीख के आए हैं, r सीधा क्या था हमारा √a² प्लस में b², रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे हमारा रियल पार्ट है 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि √4 और प्लस माइनस √4, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे r की वैल्यू जो है आपको 2 लेनी है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होता मॉडुलस, मॉडुलस इज ऑलवेज मतलब r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 आ गई, तो डायरेक्ट हमें पता चल गया। हमने पूरा यहाँ पे जो अपना पैटर्न था वो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स वाला वो हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, हमें मॉडुलस चाहिए ना, कैसे भी निकला है तो हमने निकाल दिया। ओके, अब बात आती है आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ पे टेंजेंट थीटा, अभी थीटा नहीं अल्फा की बात करो, थीटा तो हमारा आर्गुमेंट है, थीटा इतनी आसानी से नहीं आएगा। अल्फा टेंजेंट अल्फा क्या होगा हमारा जो टेंजेंट अल्फा आएगा वो हमारा जो रियल जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, और मोड लगाते हैं यहाँ पे मोड लगाना, मतलब वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फा आएगा हमारा यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल हम इसी का निकाल के दिखा देती हूँ विद एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। मान लो यहाँ पे इसका रियल पार्ट कितना है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट है √3, रियल पार्ट है 1, तो हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा आ जाएगा वो √3 आ जाएगा। मींस अल्फा टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पर होती है, किस एंगल पे होती है, और वो होती है हमारी 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। तो π/3 आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू π/3 आ जाएगी। अब ये है हमें आर्गुमेंट चाहिए है, आर्गुमेंट उसके लिए आपको 4 क्वाड्रेंट्स पता होता है कि हमें ये पता लगाना है पहले हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो जिसमें होगा उसी में आर्गुमेंट लेंगे हम, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या पहचान है, हम यहीं से इस जेड को देख के ही बता सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं। दोनों, अगर मैं इसको x लूँ इसको y लूँ, क्या आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी तो लिख सकते हो, है ना, x और y की फॉर्म में, ठीक है, a और b लिख दो या x और y लिख दो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोनों ही पॉजिटिव है, मान लो ये x एक्सिस ही हमारा y एक्सिस, दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट में। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो आपका अल्फा आया है वही आपका थीटा मतलब आपका आर्गुमेंट है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता, मान लो आपका जो यहाँ पे जो x वाला पार्ट है यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट जो आपका रियल पार्ट है, अगर वो आपका नेगेटिव होता, x एक्सिस अगर नेगेटिव होता, मान लो ये ऐसे होता,
फॉर एग्जाम्पल ये होता, यानी कि ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा हो जाता हमारा? सेकंड। यहाँ पे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव, आपका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव, ठीक है, और आपका जो ये इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख के ही x वाला पार्ट अगर हमारा नेगेटिव आ गया, x कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका आ जाता है ये वाला, अगर आपका क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो जो आपका अल्फा आया है ना, पाई माइनस अल्फा कर दो, जो भी अल्फा आया है, जैसे अभी हमारा आया था π/3, तो π/3 रख देंगे यहाँ पे। क्या आंसर आ गया हमारा? 2π/3। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा? 2π/3, मतलब आर्गुमेंट हमारा 2π/3। तो यहाँ पे हमारा जो आर्गुमेंट है वो ऐसे निकलेगा, जो भी अल्फा आया उसको पाई में से माइनस कर दो, ओके। अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे देखेंगे? यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका x तो पॉजिटिव, सबको सॉरी x नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों, यानी कि हमारे -1 -√3 आएगा। अगर ये इस फॉर्म में मिलता है ना, दोनों पार्ट नेगेटिव, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट नेगेटिव हो जाते, तो हमारा जो क्वाड्रेंट है, जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता और आर्गुमेंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। वहां पे जो हमारा आर्गुमेंट, अब अल्फा का और आर्गुमेंट का यहाँ पे क्या रिलेशन होगा? जो भी सेकंड क्वाड्रेंट में था ना उसी का नेगेटिव होगा, जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है में जो भी था उसका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब जैसे आपका अल्फा मान लो π/3 आ गया, मान लो मेरा अल्फा π/3 आ गया, तो माइनस पाई माइनस में π/3 जब मैं यहाँ पे करूंगी तो ये मेरा 2π/3 आ रहा है, तो मतलब मेरा थीटा -2π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी अल्फा निकालना है, ठीक है, पाई माइनस अल्फा, मतलब जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा था उसी का नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। अब आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या पहचाने कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि x तो हमारा पॉजिटिव, लेकिन हमारा y वाला पार्ट हमारा नेगेटिव, मतलब हमारा रियल पार्ट तो पॉजिटिव, मतलब ये तो पॉजिटिव, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? नेगेटिव। अगर ऐसा इस फॉर्म में लिखा होगा तो हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो यहाँ पे जो थीटा है ना वो माइनस अल्फा के इक्वल हो जाएगा, जो आपका अल्फा आया था उसका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अभी मेरा अल्फा कितना आया था? π/3 आया था, तो थीटा -π/3 हो जाएगा, है ना। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड का याद हो गया। फर्स्ट में अगर है तो थीटा वही होगा जो अल्फा आया है, अगर सेकंड में है तो थीटा आपका पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका नेगेटिव आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी, अगर हमें ऑब्जेक्टिव, हमने डायरेक्ट जो है सीधा थीटा और आर्गुमेंट चाहिए, आप ऐसे करो जल्दी हो जाएगा, ओके। नहीं तो फिर जो वाला मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप उसका स्क्वायर करो, अभी देख लेते हैं वो भी क्या मेथड मैंने यहाँ पे करा हुआ है। ये आपका z आ गया, ओके। यहाँ पे देखो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपकी पोलर फॉर्म है। हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। तो जो रियल पार्ट है यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे a है, और यहाँ पे हमारा r sin थीटा है इमेजिनरी पार्ट, और वहाँ पे भी है। ऐसे कंपेयर करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमारा क्वेश्चन मैंने क्या लिया हुआ था, z 1 प्लस में √3 आयोटा ले रखा था ना, तो यहाँ पे r cos थीटा a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 है, और r sin थीटा b की वैल्यू कितनी है? √3 है। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो r स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये आपका 3। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में 3। ये हो जाएगा r स्क्वायर को कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, और r कितना आ जाएगा? r यहाँ से अभी निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 1, तो r स्क्वायर की वैल्यू 4 मीन्स r की वैल्यू 2। अब कई बच्चे मुझे कहेंगे मैम -2 भी होगी, -2 हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस तो r इज ग्रेटर देन 0 है ना, r हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो r इक्वल टू 2। देखो अभी हमने वहां डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था तब भी 2 आया था, अभी ये भी 2 आएगा। ये जब हमारा क्वेश्चन 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आए तो हम इस तरह से पूरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। अब जब आगे हम करेंगे, आपका r ये आ गया, इस r की वैल्यू को ले जाके आप यहाँ पे और यहाँ पर पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जब मैंने यहाँ 1/2 आ गई, और sin थीटा की वैल्यू आ गई √3/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि cos थीटा sin थीटा 1/2 √3/2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, cosine एंड sin बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो हमारा अल्फा होगा वही हमारा थीटा होगा। फिर तो आपका सारा यही प्रोसीजर अप्लाई होना है, ठीक है। तो जब हम आर्गुमेंट निकालेंगे तो हमने ये देखा, हम लिखेंगे ये चीज
यहाँ पे कि आपका जो कोसाइन और साइन दोनों ही जो है किस में लाई कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देयरफॉर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कितनी पे होती है, π/3 पे, साइन की भी π/3 पे ही मिलेगी है ना, जो आपका अल्फा है वो π/3 आ गया, तो थीटा भी क्या आ जाएगा आपका π/3, क्योंकि हमारा किसमें लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो हम इस तरह से उसको प्रॉपरली कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में करोगे तो आप डायरेक्ट जितना जल्दी हो सके उसका आंसर निकालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सारा इस तरह से आप सोल्व करोगे तो काफ़ी लेंथी पड़ेगा। इसके बाद जो है, इसके बाद आता है जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं। प्योरली रियल मतलब, अब मुझे कोई बोले प्योरली रियल, जिस जहाँ पे मान लो 2 प्लस में 0 ऐड है, ये प्योरली रियल ही तो है। जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए ना, वो नंबर प्योरली रियल हो जाएगा। और अगर प्योरली इमेजिनरी की बात आ जाए तो जब आपका रियल पार्ट 0 हो जाए और इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, ये प्योरली इमेजिनरी। कई बार बच्चों को ये रहता है कि मैम ये प्योरली इमेजिनरी और रियल क्या होते हैं। फिर जहाँ पे प्योरली रियल की बात है तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाना है, प्योरली अगर इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 हो जाना है, वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा और वो प्योरली आपका, ये आपका प्योरली रियल हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका और कौन सा टॉपिक बचता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो वाला मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो तो इजी सा है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना 10th में सीखा हुआ है। सेम वही बात, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका, मान लो आपके अल्फा बीटा 2 रूट हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होना है। बस फर्क ये होता है कि यहाँ पे जो आपका d है वो <0 भी हो जाएगा। तो पहले हमें पता नहीं था कि जब नेगेटिव रूट्स आते हैं तो नेगेटिव नंबर्स का रूट्स होता है तो वो कैसे, लेकिन अभी तो हमें पता है, तो हमारे जो रूट्स हैं वो आयोटा की फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये तो बहुत इजी वाला पार्ट है, ये आप कर सकते हो खुद से। ओके, अगर इसमें कुछ और है तो फिर बच्चों आपको जो है सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जैसे z और z कंजुगेट जब आप करते हो, जब आप z और z कंजुगेट करोगे तो आपको यहाँ पे z mod का स्क्वायर आपको मिल जाता है ना। ये वाली प्रॉपर्टीज मैंने करवाई हुई है। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेंगी, ऐसे ऐसे जो हैं आप उनको भी देख सकते हो। 1 मार्क में तो वो भी पूछी जा सकती है, डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है। ओके, तो अब जो है फटाफट से जो है क्वेश्चन जो लास्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट स्क्वायर रूट वाला जो टॉपिक है हमारा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे सप्लीमेंट्री मटेरियल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट हम उसको करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दोनों तरह से बताऊंगी कि जैसे आपका मान लो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी तो मैं शॉर्ट फॉर्म बता दूंगी। अगर मान लो किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला बताऊंगी, आप उसको लर्न करो, हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है वो, क्योंकि उसमें हम ये पूरा 6 नंबर वाला क्वेश्चन वाला पैटर्न थोड़ी ना यूज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा फिर तो बहुत ज़्यादा। एक नंबर का ही तो होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपको कोई भी आपका है जैसे स्क्वायर रूट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं पहले यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। ठीक है, मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लूँ। ठीक है, पहले तो आपका जो 6 मार्क्स वाला जो है वो आपको 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में जब आएगा तो आपको उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको इक्वल ले लेते हैं a प्लस आयोटा b की कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हमारा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट भी तो कुछ a और b की जो भी वैल्यू आएंगी अगर हम यहाँ पुट करें तो हमें मिल जाएगा। अब बात ये है कि a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स में आता है तो आप उसको ऐसे करो, यहाँ पे क्या होगा आपका, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, और आप इस होल स्क्वायर को यहाँ से खोल दोगे, a प्लस b वाली आइडेंटिटी सिंपल आइडेंटिटी ही अप्लाई हो जाती है हमारे यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में 2a 2 आयोटा ab। ठीक है, ये आपको पता है -2 आया क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू -1 होती है। ओके, अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को दोनों साइड से कंपेयर कर रहे हो तो जो रियल पार्ट है आपका वो आपका ये आ जाएगा, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है इधर 12 है और इधर 2ab। अब देखो यहाँ भी बच्चे सेम मिस्टेक करते हैं, आयोटा को ना लिखे मिलेंगे, आयोटा नहीं लिखना है। आयोटा का सिर्फ जो आयोटा के साथ जो भी आपका पार्ट है वो आपको लिखना है, वो उसका वो हमारा एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, अब ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें एक आइडेंटिटी
यहाँ पे यूज़ करनी होती है क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, ठीक है। उसको दोबारा मैं रिवाइज करवा रही हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। आप सबको पता है ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। आप इसको खोल के वेरीफाई भी कर सकते हो, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे हमें तो a स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब मैं अपना a और b को ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, ये a b तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको यूज़ करेंगे, हम इस फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे। हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें a और b पे नहीं, हमें तो a स्क्वायर और b स्क्वायर पे लगानी है ये आइडेंटिटी। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तो वैल्यू पता है हमें 5, तो पुट कर दो। और 4a स्क्वायर b स्क्वायर मैं इसका स्क्वायर करूँगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 144 और यहाँ पे 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ये वैल्यू ले जाके अब मैं यहाँ पुट करने वाली हूँ, तो ये हो जाएगा 144, ओके। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर 25 प्लस 1444 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 169। और दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √169, मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस में 30, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर को एक बार तो 30 ले लेंगे और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एक बार माइनस 30 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो अब ये वाले जो है a स्क्वायर यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूजिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, है ना। और फर्स्ट किसको मान लेते हैं, फर्स्ट जो हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का यूज करके, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 5। तो बाय एलिमिनेशन मेथड 2a स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 18, a स्क्वायर इक्वल टू 9 और a इक्वल टू प्लस माइनस 3। आगे a की वैल्यू, ये a की वैल्यू ले जाकर के हम यहाँ पे पुट कर लेंगे इस वाले में यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पे 3 वैल्यू जब मैंने पुट करी तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई, ये 6 और ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये मेरी 2 वैल्यू आ गई। अब अगर मैंने -3 यहाँ पे पुट करी होती तो मेरे पास माइनस का, तो इसका मतलब b की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई और a की वैल्यू यही आ गई। इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कोई बच्चा कहेगी मैम ये भी आप यूज़ कर लेते, बच्चों ये यूज़ नहीं करेंगे हम। ये यूज़ पता क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे भी, ठीक है, तो हमारे लिए नेगेटिव में आएगा। और मतलब यहाँ पे 2a स्क्वायर मान लो इस तरह से, जब भी अभी यहाँ पे 18 आया ना, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा तो उस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो फिर से वो मतलब हमारे a और b है ना, a और b ये तो रियल ही हैं, ये रियल है, ये रियल है, ये तो रियल ही आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे a और b भी रियल नहीं आएंगे। तो ये वाला केस हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो a और हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, हम यहाँ पे रखेंगे a और b की वैल्यू। तो ये हमारा 3 और ये हमारा कितना आया है 2, और क्योंकि प्लस और माइनस दोनों प्लस है तो 3 प्लस में 2 आया होता, अगर माइनस है तो 3 माइनस में 2 आया होता। ये जब हमें 4 मार्क्स में क्वेश्चन दिया होता है। अब डायरेक्ट बच्चों अगर मान लो हमसे यही क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव में पूछने और आपको 4 ऑप्शन दे दें, ये भी ऑप्शन में हो कोई और भी हो, मान लो ऑप्शन ए है आपका 3 प्लस में 2 आयोटा प्लस माइनस, ये ठीक है। बी ऑप्शन में है प्लस माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, और सी ऑप्शन में है आपका प्लस माइनस -3 प्लस 2 आयोटा, एंड सो ऑन। आपके 4 ऑप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो हमें बोलेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम इतना सारा सॉल्यूशन करके देखेंगे? नो। तो मैं अभी अगर ऑब्जेक्टिव में आपके पास हो तो एक छोटा सा आपको बता रही हूँ यहाँ पे, अगर आप चाहो तो उसको लर्न कर सकते हो ना, तो फिर लास्ट ऑप्शन तो यही है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, क्या होगा उसके अंदर देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे अभी मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, क्या था हमारा, था क्या 5 प्लस में 12 आया, ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मुझे इसका स्क्वायर रूट बताना है। ओके, मुझे इसका स्क्वायर रूट बताना है ऑब्जेक्टिव में, ये मेरे ऑप्शन है। तो मुझे क्या करना है, तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा ना वो क्या होगा, ये देखो क्या हो जाएगा इसमें। हम डायरेक्ट अगर इसको निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस तो आपका आएगा स्क्वायर रूट रियल पार्ट ऑफ z प्लस में मॉडुलस ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे प्लस अंडर रूट वही रियल माइनस रियल पार्ट ऑफ z प्लस मोड z डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से डायरेक्ट हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है, क्या कि प्लस माइनस तो देखो आपको पता ही है, वो तो बाहर आना ही है, वैसे भी आप निकालोगे।
तो यहाँ पे रूट, यहाँ पे अंडर रूट लगाओगे रियल पार्ट ऑफ z प्लस में z का मोड, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। सेम यही चीज़ यहाँ पे है, बस यहाँ पे रियल पार्ट का नेगेटिव है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे अभी निकाल के देखते हैं। ये डायरेक्ट आप इसको भी लर्न कर लोगे ना, बस 1 ही मिनट लगेगी इसको लर्न करने में। चाहो तो आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हो। अभी इतना बड़ा करके निकाला, ऑब्जेक्टिव में है तो कैसे निकालोगे, ऐसे करके निकाल दो। आप देखो क्या यही आएगा आंसर, रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z क्या है आपका 5, यानी कि 5 प्लस में मोड z, आपको पता ही है मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 प्लस 144, और ये आ जाएगा रूट 169, मतलब प्लस माइनस 13 आ गया यहाँ पे, है ना, प्लस माइनस 13। और तो क्योंकि मॉडुलस है तो प्लस ही लेंगे, मॉडुलस तो नेगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का 13 डिवाइडेड बाई 2, और फिर सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास माइनस में 5 प्लस का 13 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे प्लस माइनस, ये देखो 18/2 कितना होता है, 18/2, 18 को 2 से डिवाइड कर दो 9 आ जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे 13 माइनस में 5 कितना हो जाएगा आपका 8, 8/2 कितना होता है 4, और यहाँ पे आप देखो प्लस माइनस में ये कितना आ जाएगा आपका 3, और ये कितना आ जाएगा आपका 2। ओके, अच्छा आयोटा, आयोटा भूल गए, यहाँ पे आयोटा तो लगाना पड़ेगा ना, आयोटा तो ये आ गया आपका 2 आयोटा। क्या यही था हमारा आंसर, बिल्कुल यही था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायरेक्ट हम स्क्वायर रूट ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो। सीधा क्या करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो प्लस माइनस में, उसका रियल पार्ट ले लो और प्लस में मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट में क्या करें, यहाँ पे ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसलिए आयोटा लगाओगे। आयोटा अंडर रूट में यहाँ पे रियल नेगेटिव ले लोगे, बस इतना ही फर्क है। और हम डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूला से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बता सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर आप ये करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा।